नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात देश की सबसे दिलचस्प और हॉट लोकसभा सीट बनने जा रही भोपाल की। मध्य प्रदेश की राजधानी का रण सबसे दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस पहले ही इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नाम का ऐलान कर चुकी है और बेसब्री से बीजेपी प्रत्याशी के नाम का इंतजार हो रहा है। हालांकि खबर यह है कि पार्टी ने दिग्गी को चुनौती देने के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर तैयारी कर ली है और बहुत जल्द इसका ऐलान भी हो सकता है। मतलब ये कि अगर प्रज्ञा के नाम पर मुहर लग जाती है तो मुकाबला दिग्गी बनाम भगवा होगा, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा कट्टर हिंदुवादी छवि रखती हैं और बीजेपी दिग्गी को मौलाना बताती रही है। सवाल यह भी है कि बीजेपी अभी तक 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान क्यों नहीं कर पा रही। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। लोकसभा चुनाव की जंग में राजधानी का रण इस बार सबसे ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। कांग्रेस पहले ही भोपाल से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतार चुकी है और तभी से इस बात का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि बीजेपी अपने इस गढ़ को बचाने की जिम्मेदारी किसे देगी। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सूत्र बड़ी मजबूती से बता रहे हैं कि भोपाल से दिग्गी के सामने बीजेपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है और इसका महज औपचारिक ऐलान होना बाकी है, जो कभी भी किया जा सकता है। उधर अपने नाम के संभावित ऐलान पर प्रज्ञा ठाकुर ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास तौर पर कहा कि वो दिग्गी के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार है और ये जंग राष्ट्रवाद के मुद्दे पर ही होगी। मेरे सामने तो कोई चुनौती नहीं है वो, और देश भक्ति जो होती है उसके सामने दुश्मन की हिम्मत नहीं होती चुनौती देने की, और वो चुनौती मैं मानती ही नहीं हूँ इसको, और है भी नहीं। खुद के लिए दिग्विजय सिंह को प्रज्ञा ठाकुर भले ही चुनौती ना माने, लेकिन ये सच है कि भोपाल सीट पर दिग्गी के नाम के ऐलान के बाद से बीजेपी की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। यही वजह है कि अभी तक भी इस सीट पर किसी एक नाम को लेकर पार्टी कॉन्फिडेंट नहीं है। यहाँ खास बात यह है कि अगर प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बीजेपी टिकट देती है तो भोपाल की जंग दिग्गी बनाम भगवा हो सकती है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जहाँ कट्टर हिंदुवादी छवि की हैं, तो वहीं दिग्विजय सिंह को बीजेपी के नेता मौलाना दिग्गी भी कहते रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि 2003 में एक साध्वी ने ही दिग्गी की सरकार को उखाड़ फेंका था। जो भी हो, ये तो तय है कि भोपाल देश की सबसे हॉट लोकसभा सीट बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डिबेट शुरू करें उससे पहले 3 बातें बहुत अहम है जो हमें डिबेट शुरू होने से पहले जरा एक बार याद कर लेनी चाहिए। पहला ये कि जैसा हमने रिपोर्ट में बताया, दिग्विजय सिंह को बीजेपी कई मौकों पर या कई मर्तबा मौलाना दिग्विजय कहती रही है। उसकी क्या वजह है वो हमने आपको बताया। इसके साथ साथ हमने आपको ये भी बताया, और ये भी हमें चीजें याद रखनी चाहिए कि दिग्विजय सिंह अभी जब सक्रिय राजनीति से कुछ दिन पहले तक दूर थे, उसके बाद नर्मदा परिक्रमा यात्रा हो या फिर मंदिर मंदिर दिग्विजय सिंह का जाना हो, यानी कि तैयारी क्या पहले से ही दिग्विजय सिंह ने कर रखी थी। और तीसरा ये कि दिग्विजय सिंह की छवि के प्रतिकूल एक कट्टर हिंदुवादी छवि की नेता या का नेता बीजेपी उतारना चाह रही है क्या? इसी वजह से प्रज्ञा सिंह ठाकुर या उमा भारती के नाम पर सबसे ज्यादा पार्टी के नेताओं का जोर था, आलाकमान का जोर था। उमा भारती हालांकि खुद को इस रेस से अलग कर चुकी हैं और अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम आगे चल रहा है। ऐसे ही तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता हिदायतुल्लाह शेख साहब, कांग्रेस की तरफ से सैयद जाफर साहब और वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मेरा हिदायतुल्लाह शेख साहब से। हिदायतुल्लाह शेख साहब, यूं तो किसी मौलाना को मौलाना कह दे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बीजेपी कई मौकों पर दिग्विजय सिंह को मौलाना दिग्विजय कहती रही है। यही वजह है क्या कि अगर 2 किन्हीं चेहरों पर सबसे ज्यादा जोर आलाकमान का या पार्टी नेताओं का रहा और जिनका नाम रेस में आगे बताया जा रहा है, पहले वो उमा भारती और अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर, और दोनों फायर ब्रांड नेता हैं, ये हम सभी जानते हैं। नहीं आसिफ जी, लगातार नाम तो मीडिया के माध्यम से भोपाल की सीट पे नए नए चल रहे हैं।
पिछले अगर एक पखवाड़े की बात देखें या पिछले 8 दिन की बात देखें तो करीब करीब हर दिन एक नया नाम आया है। हालांकि मैं मीडिया की बातों को नकार भी नहीं रहा, आपके अपने सोर्सेस होते हैं और वो सारी चीजें सामने आती भी और कई बार वो सारी चीजें सच भी निकलती। लेकिन एक बार हमारी सीईसी घोषणा कर दे केंद्रीय चुनाव समिति, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि यहां से उम्मीदवार कौन है। लेकिन कांग्रेस के अंदर इतनी हलचल क्यों? अगर उमा जी का नाम आता है या साध्वी प्रज्ञा जी का नाम आता है तो इतनी हलचल क्यों और इतना डर क्यों? क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि जो उन्होंने किया था अब उनके सब सामने आएगा। दिग्विजय सिंह जी ने कभी सोचा नहीं था कि 10 साल बाद वो जब चुनाव वापस लड़ेंगे तो उनको भोपाल से चुनाव लड़ना पड़ेगा, और जब भोपाल से चुनाव लड़ना पड़ेगा तो उन्हें वही सब चीजें सामने आएगी जो इतने सालों तक करते रहे। कौन बोल रहा था भगवा आतंकवाद है? साध्वी प्रज्ञा जी पे कौन आरोप लगा रहा था? हिंदू आतंकवाद की बात कौन कर रहा था? दिग्विजय सिंह के सारे सब बयान है और सारे सब मीडिया में। और जब मौलाना वाली आप जब बात करते तो आप बात तो यही कर रहे हैं ना, अगर आप आतंकवादियों को धर्म के आधार पर, हम बोलते हैं कि आतंकवादियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन अगर आतंकवादियों को आप धर्म के आधार पर जस्टिफाई करते हैं तो फिर वो चीजें तो सामने आएंगी ही आएंगी। जब आप बोलते हैं कब किसी आतंकवादी की मौत हो जाती है और वो मुस्लिम है तो सोनिया गांधी रोती है, हाफिज सईद साहब या बाकी सब चीजें, मैं कितनी बार बोलूं उसे, वो सब चीजें सामने तो डर का एक है। दिग्विजय सिंह जी को चुनाव लड़ना हो तो लड़े। और कांग्रेस के अंदर बीजेपी के उम्मीदवारों को लेकर इतने प्रश्न क्यों खड़े हो जाते? भाजपा जिसे उम्मीदवार बनाएगी, आप चुनाव में लड़िए। चुनाव में लड़ने के बजाय मीडिया में और दूसरी जगह बहस करने का कांग्रेस का क्या उचित है? हम जिसे उम्मीदवार बनाएंगे उसे बनाएंगे। और एक बात बहुत स्पष्ट बता दूं, नाम उमा जी का भी आया है, प्रज्ञा जी का, जितने आप सब नाम बोल रहे हैं मैं कोई नकार नहीं रहा, लेकिन दिग्विजय सिंह जी को हराने के लिए तो भाजपा का कोई साधारण कार्यकर्ता भी अगर लड़ेगा तो हम यहाँ के क्षेत्र की जनता साधारण कार्यकर्ता का नाम अब तक सामने क्यों नहीं आया? और सिर्फ भोपाल नहीं बल्कि इंदौर और कुल 5 सर, जब हिदायतुल्लाह साहब जब चुनावों का ऐलान हुआ था तब तो धड़ाधड़ सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो रहा था। ये 5 सीटें ऐसी क्यों हैं कि इस पर दिक्कत हो रही है या अभी तक नाम सामने नहीं आए? देखिए, अभी जिस समय आसिफ जी बाकी की जो सीटें बची है तो बहुत पहले चरण दूसरे चरण का प्रचार बहुत तेजी से चलने लग गया है। माननीय अध्यक्ष जी और हमारे जो सीईसी के बहुत सारे मेंबर भी चुनाव में व्यस्त हैं। और ये पार्टी की बहुत स्पष्ट बोलना चाहता हूं, पार्टी की अपनी रणनीति और नीति है कि पार्टी अपने उम्मीदवारों का खुलासा कब करे। और ये सिर्फ हम ही नहीं करते, ये सारी पार्टियां करती है। अब मध्य प्रदेश के अंदर ही देख लिया जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम कितनी देर से आया, तो ये तो नहीं मान सकते कि पार्टी उस सीट पे या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भाग रहे थे, क्योंकि मैं इस किस्म के आकलन और इस किस्म की छोटी बातें नहीं करता। लेकिन पार्टी की अपनी रणनीति और नीति होती है, वो सीटों का कब करे तो करेगी। पार्टी के पास सारी चीजों का आकलन है। इतनी बड़ी पार्टी है, देश के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार है, तो उसके अंदर जब कांग्रेस के लोग बोलते उम्मीदवार नहीं मिल रहा, जब कांग्रेस के लोग सारी सब नई नई बातें करते तो उन बातों पर हंसी आती है कि इस किस्म की बातें कर रहे हैं। पार्टी अपनी रणनीति है, राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो राजनीतिक की तरह बातें करना चाहिए, उसी ढंग से बातें करना चाहिए और वही सब जनता के सामने रखना चाहिए। छोटी बात करके आप कुछ नहीं कर सकते। हमारी खुद की पार्टी है, जब जिस दिन राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा, हमारा उम्मीदवार आएगा, हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाले और पिछली बार से ज्यादा अपेक्षाकृत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। ठीक सर, वो तो मैं आऊंगा सर, खैर उस पर वो दावे तो हर पार्टी के रहते हैं। आता हूं मैं आपके पास। सैयद जाफर साहब, आपसे मेरा एक सवाल है सर, चुनौती तो देखिए दिग्विजय सिंह को और आपको मिलेगी। पहला, 30 साल से बीजेपी का गढ़ है, 1989 के बाद से आप वहां जीते नहीं हैं। और दूसरा, दिग्विजय सिंह को भले ही आपने वहां से लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाकर खड़ा कर दिया, लेकिन दरअसल उनकी जो छवि है उस छवि के बिल्कुल प्रतिकूल कट्टर हिंदुवादी छवि का एक नेता तलाशा जा रहा है। नाम कभी उमा भारती का और कभी चलता है प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। और आज जब प्रज्ञा सिंह ठाकुर से जी मीडिया ने खास बातचीत की तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर उन्होंने सीधा कहा कि दिग्विजय मेरे लिए चुनौती नहीं है और जो देश विरोधी बातें करता है वो राष्ट्रवाद के सामने कभी चुनौती हो ही नहीं सकता। देखिए, दिग्विजय सिंह जी के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी 25 दिन पीछे पिछड़ गई। 25 दिन से वो अपना प्रत्याशी तय नहीं कर पा रही, एक बात। और दूसरी बात, देखिए, मैं इसको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये तय नहीं है, ये तय नहीं है कि आप उमा भारती जी को लड़ाएंगे या साध्वी जी को लड़ाएंगे, किसी को भी लड़ाएं, ये निश्चित तौर पे उस चुनाव को ये ध्रुवीकरण की ओर ले जाएंगे। हम इसको स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20-22 सालों से, जब वो 2 सीटों पे थी, तब से लेकर 272 सीट आने तक वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। ये बात अलग है, ये बात अलग है कि जिन्होंने इसकी शुरुआत की
लालकृष्ण आडवाणी जी ने या मुरली मनोहर जोशी ने या प्रवीण तोगड़िया जी ने, ऐसे लोगों को इन्होंने घर बिठा दिया। ऐसे लोगों को इनकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन इनने अपने चेहरे जरूर बदल लिए हैं, लेकिन इनकी ध्रुवीकरण की राजनीति वही चली आ रही है। एक बात। दूसरी बात यह कि देखिए, दिग्विजय सिंह जी के मामले में मुझे इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनको बहुत सॉफ्ट तरीके से हिंदू तत्व के मुद्दे पर यूज करती है, लेकिन इस वक्त भोपाल में जिस तरीके से उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, अब तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन जी जो हैं, उन्होंने इसको ऑन स्क्रीन स्वीकार किया कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह बहुत आगे आ गए हैं, रघुनंदन शर्मा जी ने। ठीक, मैं आता हूं सर आपके पास। प्रभु पटेरिया सर। जी आसिफ सर, अब तो इसमें कोई दो राय रही नहीं, कोई शक सुबह रही नहीं कि देश की सबसे दिलचस्प सीट अपनी भोपाल लोकसभा सीट होगी, और उसकी वजह यह है कि यहां दरअसल दिग्गजों के बीच में लड़ाई हो ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि दो प्रतिकूल छवियों के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी किसी बहुत बड़े स्थानीय चेहरे का, जैसे शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा था, या ये खबरें आ रही थी कि कैलाश विजयवर्गीय एक प्रत्याशी हो सकते हैं, उनका नाम ना चलकर कट्टर हिंदुवादी छवि का कोई नेता तलाशा जा रहा है। देखिए आसिफ जी, जैसा जाफर साहब कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा उस बात से सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह को 25 दिन का टाइम दे दिया है भोपाल में अपनी जगह बनाने के लिए। वो लगातार संपर्क कर रहे हैं, भोपाल में डटे हुए हैं। वो उनके जो मंत्री पुत्र जयवर्धन सिंह हैं, उनका पूरा परिवार, उनकी पत्नी भी आ गई, और लगातार हर वर्ग के बीच में वो जा रहे हैं। ऐसा कोई धार्मिक आयोजन नहीं हो रहा है। किसी गांव में भी यदि कोई राम कथा हो रही है या भागवत कथा हो रही है या देवी पूजन हो रहा है, दिग्विजय सिंह उनके पुत्र वहां पर पहुंच रहे हैं। तो लगातार वो अपनी जगह पक्की करते जा रहे हैं, मजबूत अपने आप को बनाते जा रहे हैं। लगभग एक चरण का प्रचार उनका जो 8 विधानसभा क्षेत्र, इस संसदीय क्षेत्र में सब में उनका हो चुका है। संपर्क अभियान, कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करने से लेकर चुनाव कार्यालय स्थापित करने तक पूरी तैयारी उनकी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की यदि बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, जैसा हिदायत जी कह रहे थे, इनके प्रदेश अध्यक्ष हों या पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो कहते हैं कोई अदना सा कार्यकर्ता भी दिग्विजय सिंह को हरा सकता है, लेकिन वो अदना सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को आज तक नहीं मिल रहा है। जिन बड़े नेताओं की बात आप कर रहे थे, शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र सिंह तोमर, तो जो हम लोगों तक जो खुलकर जानकारी आई है कि इन नेताओं ने खुद ही दिग्विजय सिंह का मुकाबला करने से इंकार कर दिया। वो लड़ना ही नहीं चाहते, वो फेस नहीं बनना चाहते दिग्विजय सिंह के सामने। आला कमान को भी भरोसा नहीं कि जो छोटे नाम चल रहे हैं बाकी, वो कहीं वो टक्कर दे पाएंगे, इसलिए बाहर से प्रत्याशी तलाशा जा रहा है। उमा भारती को मनाने की कोशिशें हो रही हैं, हालांकि वो अपने संकल्प से बंधी दिख रही हैं कि 2024 तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वो चेहरा सामने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, जो दिग्विजय सिंह को टक्कर दे सकता है। और एक अजमाया हुआ नुस्खा है ये। पहले भी उमा भारती को सामने करके भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल का दिग्विजय सिंह शासन खत्म किया था। उसी तरीके से ये फिर से एक ऐसे चेहरे को ला रहे हैं जो कि लगातार दिग्विजय सिंह की मुखालफत करती रही है। उनका यह सीधा आरोप है कि 6 साल जो वो जेल में रखी गई, उसकी मुख्य वजह दिग्विजय सिंह है। तो एक तरीके से जो भोपाल का जो ग्रामीण क्षेत्र है, आसपास की पृष्ठभूमि, वहां जो साध्वी की जो कपड़े होते हैं, बाना होता है, उसको एक जो सम्मान मिलता है, उसको कैश कराना। दूसरा, दिग्विजय सिंह की जो हिंदूवादी छवि होती जा रही है, उसकी काट खड़ी करना, कि दिग्विजय सिंह को वापस स्थापित करना कि दिग्विजय सिंह एंटी हिंदू है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक सोचा समझा तरीका है, इसलिए वो साध्वी प्रज्ञा या उमा भारती के नाम पर ही अगर ठहर रही है। ठीक, मैं आता हूं प्रभु सर आपके पास, लेकिन हाँ प्रभु सर, मेरा आपसे एक सवाल और भी है सर। ये जो आपने आखिरी पॉइंट कहा, इस पर एक सवाल मेरा जरूर है। क्या हाल के दिनों में नर्मदा परिक्रमा के बाद से स्थितियां कुछ बदली हैं क्या? मंदिर मंदिर दिग्विजय जा रहे हैं, और वो जो बार बार बीजेपी कहती है कि मौलाना दिग्विजय, तो मौलाना दिग्विजय के बाद अब वो पंडित दिग्विजय होते हैं। आपको कुछ नजर आ रहे हैं क्या, या जनता को नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल आसिफ जी, वो जनता को नजर भी आ रहे हैं। कहीं उनका कोई विरोध नहीं हो रहा है यदि वो मंदिर जा रहे हैं, कहीं कोई विरोध नहीं कर रहा है, कहीं कोई उनके प्रति नाराजगी नहीं है। दिग्विजय सिंह ने अपना पूरा आचरण बदल लिया है। नर्मदा परिक्रमा के बाद दिग्विजय सिंह की छवि में जो बदलाव आया, वो तो अपनी जगह। अब दिग्विजय सिंह अपनी बात शुरू करने और खत्म करने पर नर्मदे हर का नारा लगा रहे हैं। वो वीडियो जारी कर रहे हैं, जनता से सीधे इंटरेक्शन कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, और एक तरीके से अपने सॉफ्ट हिंदुत्व की जो छवि है उसको ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। अब हम देखें कि पूरे देश में यदि कांग्रेस को देखें तो राहुल गांधी से लेके प्रियंका गांधी हो या पूरी कांग्रेस एक तरीके से हिंदुत्व की तरफ बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनको मुकाबला किससे करना है। एक कट्टर हिंदूवादी पार्टी से उनका मुकाबला है, इसलिए वो हिंदुत्व को क्यों की तरफ फोकस कर रहे हैं।
हिंदू मतों को अपनी तरफ करना चाहते हैं कि उनके नकारात्मक ना जाए। यही कोशिश दिग्विजय सिंह की भी है और वो शायद वही उनका प्लस पॉइंट यहां पर साबित हो रहा है। ठीक, हिदायतुल्लाह शेख साहब, देखिए दिग्विजय सिंह कछुआ तो है नहीं कि 25 दिन बाद आप खरगोश बन के चौकड़ी भरेंगे और यूं करके इतना आसान हो जाएगा चीजें। ये बात तो सर आप भी मानिए और जानिए, और शायद आप जानते भी होंगे कि इसका फर्क पड़ता है कि आधिकारिक तौर पर जब प्रत्याशी का ऐलान होता है तो फिर वो लगकर अपना कार्यालय बनाता है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग करता है, चुनाव प्रचार में लगता है। इस लिहाज से ये दिक्कत हो सकती है आपको, और चुनाव बहुत नजदीक है। नहीं, जो आपने बोला, जाफर जी भी बोल रहे थे और प्रभु जी भी बोल रहे थे, लेकिन दो चीजें हैं। हमेशा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बारे में दो बातें रहती है और वो बातें अभी यहां पर दिग्विजय सिंह जी को लेकर भी दिख रही है। कांग्रेस के अंदर उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, जिस उम्मीदवार को टिकट मिलता है वो सारे अपने प्रभारी, सारे केंद्र के बूथ तक का अपने प्रभारी को बदल देते हैं। अभी दिग्विजय सिंह भी बनने के बाद भोपाल के कार्यकर्ताओं को इतना काम नहीं मिलता जितना उन्होंने जेएनयू से एक टीम को लाकर बिठा रखा है और क्षेत्र के जो सारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने लगा रखा है। अलग अलग सेक्टर में अलग अलग जगह पर उन्होंने काम दे रखा है। या तो राजगढ़ क्षेत्र के कार्यकर्ता लगे रखे, या उन्होंने जो अपना वार रूम बना रखा है जिसको वो बोल रहे हैं, उसके अंदर पूरी जेएनयू की एक टीम बैठी। लेकिन भारतीय जनता के अंदर, पार्टी के अंदर कार्यकर्ता चुनाव लड़ता। हमारा कार्यकर्ता लगातार बैठकें कर रहा है, हमारा कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र के अंदर सक्रिय है। जब हमारा उम्मीदवार आ जाएगा हमारा काम वैसे ही निरंतर चलता रहेगा। और ये पूरे प्रदेश भर के लिए, पूरे प्रदेश में मंडल की कब बैठकें होना, पूरे प्रदेश के अंदर बुथ के कब कार्यक्रम होना, पूरे प्रदेश के अंदर हमारी लोकसभा की समितियां 2 महीने पहले गठित हो गई, विधानसभा की समितियां हमारे लगातार काम कर रही है, लोकसभा के हमारे प्रभारी है, संयोजक है, सह संयोजक है, मीडिया, सोशल मीडिया, सारी जो टीमें हैं वो हमारी पूर्व में 2-3 महीने पहले से विधानसभा चुनाव के से लगातार काम कर रही है। और वो टीम हमारी परिवर्तित नहीं होती, जो उम्मीदवार आ जाएगा उसी टीम के सहारे वो चुनाव लड़ता है, क्योंकि वही कार्यकर्ता है भाजपा का और पूरे ढंग से लगता है। अब ये कांग्रेस के अंदर होता है कि आज उम्मीदवार बदल जाए, मतलब अगर इसको मान लिया जाए कि कभी दिग्विजय सिंह जी का टिकट चेंज हो जाए तो ये जितने प्रभारी, जितनी जेएनयू की टीम बैठी है ये एक काम नहीं करेगी। और 1-2 लोग उसमें से जब मिले तो उनसे मैंने बात करी, तो एक मेरे साथ किसी एक डिबेट में थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उन्होंने बोला नहीं मुझे कांग्रेस का तो आप बोलिए मत, मुझे तो आप टीम दिग्विजय सिंह बोलिए। मतलब एक टीम दिग्विजय सिंह काम कर रही है, प्रभु जी को पता भी उनके सारे सब लोगों में। तो ये भाजपा में और कांग्रेस में मूल अंतर। और जो दूसरी बात जाफर जी इसमें उठा रहे थे कि इस काम, इस कम्युनिज्म के तरफ ले जाएंगे, एक धर्म के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, तो बात धर्म के आधार पर नहीं बची है। ये चुनाव को तो आपने ही गलत कर दिया जब आपने 35A हटाने की बात करी, जब आपने राष्ट्रद्रोह का कानून हटाने की बात करी। तो सारे मुद्दे इस देश के अंदर हैं, लेकिन इस देश के अंदर राष्ट्रवाद का मुद्दा हो ही गया कि कौन इस देश के अंदर राष्ट्र के साथ खड़ा है। आपने अपने मैनिफेस्टो में ऐसी बातें करी है जिनसे आम पब्लिक में आप जाके बात करिए कि क्या ये चीजें हटा देना चाहिए, क्या सेना के अधिकार कम कर देना चाहिए। तो ये सब चीजें आपके ऊपर भारी पड़ने वाली है, इसमें हमारा नहीं, इसमें गलती है तो आपने करी और जो गलती आप करेंगे वो आप ही भुगतेंगे। हिंदू आतंकवाद आपने बोला वो आप ही भुगतेंगे। बार-बार ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे बोल रहे हैं, मैं पूछ लेता हूं कांग्रेस से, वो आपके सामने आएगा क्योंकि वो बाइज्जत भरी हुई है। तो अगर आप कांग्रेस सरकार ने प्रताड़ित करा है तो आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक, हिदायतुल्लाह साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। और एक बात और, हिदायतुल्लाह साहब ने जिस तरह से बारीकी से बताया कि दिग्विजय सिंह का कहां वॉर रूम बना हुआ है, कहां तलवारों में धार लग रही है, कहां तोपें तैयार हो रही हैं, उतनी जानकारी शायद जाफर साहब को भी ना हो। तो देखिए तैयारी हो रही है, ये बात तो हिदायतुल्लाह साहब जानते हैं, और ये चिंता भी बताती है उनकी कि प्रत्याशी बीजेपी का जल्द आ जाए तो उसे भी जल्दी वक्त मिले। और दूसरी बात, आपने कहा एक नेता का नाम नहीं बताऊंगा, प्रभु जी जानते हैं, तो प्रभु जी से मेरी अच्छी बनती, मैं अपने आप पूछ लूंगा किसका आप जिक्र कर रहे थे। जाफर साहब आपसे मेरा सवाल है, जाफर साहब ये देखिए अब चीजें साफ है, अब यहां आपको तय करना है कि आपने कांग्रेस के मुद्दे कौन से रखने हैं। हिदायतुल्लाह साहब कह रहे हैं हमारा एक मुद्दा राष्ट्रवाद और आपने मैनिफेस्टो में उसको 2M दर्जे पर रखा है, यहां आपको ही तय करना पड़ेगा कि आपके मुद्दे क्या हैं। नहीं, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या मानते हैं? जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था उस समय आजादी की लड़ाई किसने लड़ी थी? बताया हिदायतुल्लाह जी की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पास कौन से ऐसे एक नेता का नाम बताइए जिसने राहुल गांधी ने लड़ी थी, इसमें प्रियंका गांधी गई थी, रॉबर्ट वाड्रा गए थे, सोनिया गांधी गई थी, जो अभी आपका जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, हिदायतुल्लाह जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपने बहुत लंबा भाषण दिया। हिदायतुल्लाह साहब ये सुन लीजिए, हिदायतुल्लाह साहब एक बात, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा की बात करिए। हिदायतुल्लाह साहब
एक मिनट, ये इनकी आदत है, ये भारतीय जनता पार्टी के हिदायतुल्लाह साहब देखिए, आप जानते हैं सर, यहाँ हम डिबेट जब करते हैं तो बड़ी बौद्धिक रहती है चीजें। जिसने भाजपा की स्थापना एक मिनट रुकिए ना सर, स्वतंत्रता सेनानी है। हिदायतुल्लाह साहब प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, मेरी बात सुन लीजिए, 30 सेकंड बचे सर, एक मिनट। हिदायतुल्लाह साहब, हिदायतुल्लाह साहब एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए। हिदायतुल्लाह साहब आपको पूरी शांति से सुना सर, एक मिनट। हिदायतुल्लाह साहब एक मिनट सर, जाफर साहब 30 सेकंड बोले सर। तो इन्होंने उस राष्ट्रवाद में उस समय कहा थे, और जिस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो हिदायतुल्लाह जी आप भूल रहे हो, ये हमारे देश की प्रधानमंत्री थी कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी, जिसने उस सड़े गले पाकिस्तान के 70,000 सैनिकों के घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। हमारी कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी का नेतृत्व था, जहां पे हमने इस्लामाबाद में घुस के जाके भारतीय झंडा फहराया था। आपके जैसे, अरे आप सुनिए बात सुनिए, बात मत दबाइए। आपके जैसे नहीं है कि बिरयानी खाने जा रहे हैं, आपके जैसे नहीं है कि इमरान खान से दोस्ती कर रहे हैं। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, और राष्ट्रवाद की परिभाषा कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं बता सकता। वक्त खत्म हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अपने पास रखिए। हिदायतुल्लाह शेख साहब, सैयद जाफर साहब, प्रभु पटेल सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन देखिए, ये अभी चीजें बहुत कंक्रीट इसलिए नहीं है क्योंकि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम फाइनल होगा, ये तो करीब करीब तय है, लेकिन जब तक औपचारिक ऐलान पार्टी की तरफ से नहीं होता तब तक चीजें देखनी होंगी। लेकिन हां, इतना जरूर है कि उमा भारती या प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इन दो दिग्गजों के अगर नाम चल रहे हैं दिग्विजय के खिलाफ पार्टी आला कमान के मन में, जहन में, तो उसका मतलब आप साफ समझिए कि दरअसल इस लड़ाई को कहां ले जाने की कोशिश हो रही है, इस चुनाव को क्या दिशा देने की कोशिश हो रही है, बीजेपी कौन सी छवि है जिसको भुनाने की कोशिश करी दिग्विजय के खिलाफ। अब डिपेंड यह करता है, इस पर निर्भर करता है कि दिग्विजय ने अपनी इन दिनों में छवि बदलने की कोशिश तो की है, लेकिन वो छवि कितनी बदली है, जनता को वो नई छवि स्वीकार्य है या नहीं है, भोपाल की जनता को वो स्वीकार्य है कि नहीं है, ये जरा देखना होगा। और सबसे बड़ी बात बीजेपी के लिए ये कि 25 दिन, जैसा कि कांग्रेस वाले कह रहे थे कि पिछड़ गए हैं प्रचार में बीजेपी, ये जाहिर बात है, लेकिन बड़ा सवाल जो है वो ये कि देखिए अब कौन सा नेता दिग्गज के सामने आकर चुनाव लड़ता है।